दोस्तों, परिप्रेक्ष्य के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और हम परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह और उनके विश्व दृष्टिकोण के विकास पर ये चर्चा कर रहे हैं। भगत सिंह की जीवनी अपने आप में एक बहुत ही कहना चाहिए कि इवेंटफुल, एक बहुत ही ऐसी जीवनी है जो घटनाओं परिघटनाओं से पूरी तरह भरी हुई है, पूरी तरह परिपूर्ण है। लेकिन हम इन घटनाओं परिघटनाओं पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए, उसके बारे में ज़्यादा बात न करते हुए भगत सिंह के विश्व दृष्टिकोण के विकास पर बात करेंगे। भगत सिंह 1907 में पैदा हुए। 1907 में 28 सितंबर, आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ। और ये एक ऐसा दौर था जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन हो रहा था, पूरी दुनिया आंदोलित हो रही थी। और विशेष रूप से ये वो दौर था जिसमें दुनिया भर में मजदूर वर्ग विश्व राजनीति की धुरी के रूप में उभर रहा था। ये वो दौर था जिसमें रूस में पहला इनकलाब हो चुका था। 1905 का नाकाम इनकलाब, उसकी नाकाम क्रांति हो चुकी थी और पूरी दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, जिसके आसार 1907 के आसपास और भी गहरे हो गए थे, जिसे हम 1914 में मेटेरियलाइज होता हुआ देखते हैं। 1914 में पहले विश्व युद्ध को हम आता हुआ देखते हैं। तो ये जो दौर है जिसके अंदर भगत सिंह पैदा हुए 1907 में, ये दुनिया में तूफानों का दौर था, आंधियों का दौर था। एक ऐसा दौर था जिसमें विश्व पूंजीवाद अपने सबसे बड़े फेल्योर का, अपनी सबसे बड़ी असफलता का सामना कर रहा था। पूंजीवाद का पतन हो रहा था, पूंजीवाद का क्रैश हो रहा था। और ये साथ ही एक ऐसा दौर भी था जिसमें विश्व पूंजीवाद राष्ट्रीय पूंजीवाद की अवस्था से निकलकर साम्राज्यवाद की अवस्था में परिपक्व हो रहा था। दाखिल तो हो ही चुका था, उसमें वो परिपक्व हो रहा था। और इस परिपक्वता के दौर में वो वित्तीय साम्राज्यवाद में, वित्तीय पूंजीवाद में तब्दील हो रहा था। तो इस साम्राज्यवाद का दौर था, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था थी, जिसे लेनिन ने अपनी किताब में इंगित किया, एम्पिरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और ये ऐसा दौर था जिसमें पूंजीवाद की जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, उसके जितने भी अंतर्विरोध थे, वो बहुत ही जोरदार तरीके से सामने आ रहे थे। जिन अंतर्विरोधों में मुख्य रूप से दो अंतर्विरोध जो इस पूरे शताब्दी में, पिछली शताब्दी में लगातार सामने आते रहे हैं, फैलते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। तो जो दो मुख्य अंतर्विरोध थे, जिसमें बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के बीच का अंतर्विरोध था, दुनिया की मंडियों और कच्चे मालों के स्रोत के लिए मारामारी का दौर था। एक ऐसा दौर था जिसमें बूर्जुआ राष्ट्र राज्य पूरी दुनिया पर कब्जे के लिए, नियंत्रण के लिए और पुनर्नियंत्रण के लिए आपस में जूझ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। और एक विश्व युद्ध की तैयारी हो रही थी। राष्ट्रीय युद्धों का तो एक पूरा सिलसिला पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच में उससे पहले भी एक सदी में चलता रहा। लेकिन ये एक दौर था जिसके अंदर दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। एक विश्व युद्ध की जो नींव है वो डाली जा रही थी। और पूरी दुनिया में ये पूरी तरह से उथल पुथल का दौर था, जिसमें पुराने किस्म का जो पूंजीवाद है वो मर रहा था और उसकी जगह नए किस्म का पूंजीवाद ले रहा था। राष्ट्र राज्यों के बीच में गलाकाट प्रतियोगिता जो है वो अपने चरम पर पहुंच रही थी। और साथ ही निजी स्वामित्व और सामूहिक उपभोग के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके बीच में जो अंतर्विरोध है, वो भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था।
तो इन दोनों के बीच में फंसी हुई दुनिया एक ऐसी उथल पुथल की तरफ बढ़ रही थी जिसका अंत ये सभी को अच्छी तरह से मालूम था। जो जो ताकतें, राजनीतिक ताकतें उस समय मौजूद थीं, वे ये देख सकती थी, बहुत अच्छी तरह देख सकती थी। इसकी प्रिडिक्शन की जा रही थी, इसकी भविष्यवाणी की जा रही थी कि एक विश्व युद्ध आ रहा है और एक विश्व युद्ध ही इसका जो है एक विश्व युद्ध में इन कॉन्ट्रडिक्शंस का, इन अंतर्विरोधों का अंत होना जो है लाजमी है। तो ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके अंदर भगत सिंह ने जन्म लिया। भगत सिंह का पालन पोषण हुआ एक ऐसे परिवार में जो मुख्य रूप से आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ था और उसके जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। ये जो अंतर्विरोध हैं दुनिया के स्तर पर, ये भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप पर साम्राज्यवाद विरोधी उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के रूप में सामने आ रहे थे। एक तरफ साम्राज्यवादी दमन था, दूसरी तरफ उस दमन के खिलाफ जनता का विद्रोह था, मेहनतकश जनता का विद्रोह था। तो इन विद्रोही स्थितियों के बीच में भगत सिंह का जन्म और उनका बचपन गुजरा। उनका परिवार, भगत सिंह का परिवार, इस स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ था और भगत सिंह ने इस दमन को, साम्राज्यवादी दमन को बहुत ही करीब से देखा। भगत सिंह ने एक बच्चे के रूप में, भगत सिंह ने जलियांवाला कांड को देखा और उनकी मेमोरी में, उनकी मानस में ये जलियांवाला बाग का जो कांड है, ये पूरी तरह से परिस्थितियों ने उसे उकेर दिया था। और ये जो पूरा संघर्ष था, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष था, पंजाब जिसका विशेष रूप से केंद्रक बना हुआ था, तो ये संघर्ष, इसके बीच में भगत सिंह के विश्व दृष्टिकोण का विकास होना शुरू हुआ। भगत सिंह, जैसा आप सब जानते हैं कि 1931 में भगत सिंह को फांसी हो गई और उन्हें जीवन के बमुश्किल 23 साल और कुछ महीने उन्हें मिल पाए। लेकिन इस बीच में भगत सिंह का जो विकास है, उनका जो, उनके मानस का, उनके दृष्टिकोण का, विश्व दृष्टिकोण का जो विकास है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत ही तेज है, बहुत ही तीव्र है। वे इसी बीच में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेसी लोग हैं, वो इस बात को कोट करते हैं कि भगत सिंह ने नेहरू की प्रशंसा की थी। हाँ, नेहरू की प्रशंसा में भी उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भगत सिंह का ये जो विकास है, ये उनके विकास का दौर है जिसमें वे आर्य समाजी परिवार से शुरू कर रहे हैं, एक दक्षिणपंथी परिवार से शुरू कर रहे हैं और उससे विकसित होते हुए वे स्वतंत्रता संघर्ष में, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अति वामपंथ में, एक ऐसी वामपंथी धारा में जो उस समय की एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से भी ज्यादा वामपंथी, सीपीआई के लेफ्ट में थी, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो वो उस धारा से जुड़ रहे हैं। भगत सिंह उस धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सीपीआई के लेफ्ट में खड़ी है, सीपीआई से भी लेफ्ट में खड़ी है। तो भगत सिंह के विश्व दृष्टिकोण का विकास पर बात करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह आर्य समाज की जो एक धार्मिक और मूलवादी चेतना है, वहाँ से भगत सिंह के इस विश्व दृष्टिकोण का विकास शुरू होता है और वहाँ से शुरू होकर भगत सिंह का ये विश्व दृष्टिकोण हम देखते हैं कि किस तरह नेहरू और गांधी से होता हुआ, कांग्रेस से होता हुआ, किस तरह से ये कम्युनिस्ट विचारधारा तक जाता है और उससे भी पहले अराजकतावाद की तरफ मुड़ता है। और दोनों हम देखते हैं कि मार्क्सवाद और अराजकतावाद साथ साथ चलते हैं उनके जीवन में। वे अराजकतावाद से मार्क्सवाद की तरफ मुड़ते हैं। हालांकि शुरू में आप जानते हैं कि नरोदवाद के रूप में जो रूसी क्रांतिकारी था, रूसी क्रांति की जो समझ नरोदवाद के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंच रही थी, उसका शिकार भगत सिंह भी होते हैं और इसलिए
ये अराजकतावाद और मार्क्सवाद उनके विचारों में गडमड रहता है। और इसके बावजूद भगत सिंह का जो दृष्टिकोण है वो इतना स्पष्ट होता चला जाता है, इतना निखरता चला जाता है कि अंत में वे अपनी उनकी जेल डायरी से अंशों को हम उद्धृत कर सकते हैं। उनके बहुत सारे लेखों से, खासतौर से जो कीर्ति में उनके लेख छपे, उनसे हम भगत सिंह को उद्धृत कर सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रोग्राम से, उसके कार्यक्रम से हम उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से एक ऐसे भगत सिंह का जो है उसमें विकास हो रहा है 23 वर्ष की उम्र में, फांसी से ठीक पहले, जिसमें भगत सिंह बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही परिपक्वता के साथ न सिर्फ समाजवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, बल्कि वे समाजवाद की उन प्रस्थापनाओं को सामने ला रहे हैं और उन प्रस्थापनाओं के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं जिन प्रस्थापनाओं को उस समय सीपीआई के नेता उनकी तरफ पीठ किए हुए खड़े थे, उन्हें नकार रहे थे। जिस समय सीपीआई के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भारत में 2 स्तर की क्रांति की बात कर रहे थे, जिस समय वे जनवादी क्रांति के नाम पर समाजवादी कार्यभारों और समाजवादी सरबराह क्रांति की तरफ पीठ किए हुए खड़े थे, उस समय भगत सिंह भारत में सरबराह समाजवादी क्रांति की बात कर रहे थे और वे स्पष्ट कह रहे थे, वे सीपीआई की नीति को नकारते हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं सचेत रूप से नकारते हुए, लेकिन उस नीति के विरुद्ध उसकी तरफ पीठ किए हुए वे बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कह रहे थे कि यहाँ से लॉर्ड इरविन के चले जाने और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के सत्ता में आ जाने से इस देश की मेहनत का जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिसे सीपीआई के नेता समझने में असमर्थ थे। सीपीआई के नेता जिस समय स्टालिन की इन बोगस नीतियों का अनुसरण कर रहे थे, जिसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप पर एक जनवादी क्रांति की वे बात सोच रहे थे, सीपीआई का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो स्टालिनवादी दृष्टिकोण है, स्टालिनवादी कार्यक्रम है, वो भारत में भारतीय उपमहाद्वीप पर समाजवादी क्रांति की उपेक्षा करते हुए, समाजवादी सरबराह कार्यभारों की उपेक्षा करते हुए जनवादी क्रांति के नाम पर कांग्रेस के साथ चिपकने की बात कर रहे थे। और बाद में वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ जा चिपके। जिस समय सीपीआई जो है वो भारत में एक ऐसी जनवादी क्रांति का सपना देख रही थी जो समाजवादी क्रांति से अलग होगी और जिसमें भारत के पूंजीपतियों के साथ मिलकर सत्ता ली जा सकती है, राज्य शक्ति को चलाया जा सकता है। तो इस बोगस दृष्टिकोण का से अलग हटते हुए भगत सिंह ने यहाँ सरबराह समाजवादी क्रांति की बात की और ये स्पष्ट किया कि लॉर्ड इरविन के चले जाने और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के सत्ता में आ जाने से इस देश की मेहनत का जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो ये जो विकास क्रम है भगत सिंह का, जिसमें भगत सिंह आर्य समाज से शुरू करके एक दक्षिणपंथी विचारधारा से शुरू करके और वे कांग्रेस से होते हुए, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से होते हुए, गांधी और नेहरू से होते हुए वे बड़ी तेजी से मार्क्सवाद की तरफ मुड़ते हैं। और मार्क्सवाद में भी वे मार्क्सवाद की जो बुनियाद हैं, जो मार्क्स और लेनिन का सिद्धांत है, उसे जिस बारीकी और जिस दक्षता के साथ भगत सिंह पकड़ पाते हैं, उस दक्षता के साथ मैं नहीं समझता कि उस समय कोई भी नेता यहाँ उसे पकड़ रहे थे। हम देखते हैं कि एम एन रॉय जैसे नेता जिस समय बड़ी गलतियां कर रहे थे चीनी क्रांति के मामले में, भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और उसकी समझ के मामले में, तो उस समय, उस वक्त में भगत सिंह, आप देख सकते हैं कि HSRA का प्रोग्राम लिखते हुए वे बहुत ही स्पष्टता के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर एक सरबराह समाजवादी क्रांति का सपना देख रहे थे, उसकी भूमिका तैयार कर रहे थे। भगत सिंह यहाँ किसी बूर्जुआ राष्ट्र का सपना नहीं देख रहे थे, जिस तरह के बूर्जुआ राष्ट्र को आप देख सकते हैं बाद में सीपीआई ने स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया। स्टालिनवादी कम्युनिस्ट उस बूर्जुआ राष्ट्र के साथ, राष्ट्रीय राज्य के साथ जाकर चिपक गए। उन्होंने पूंजीवादी आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का, सीपीआई ने उसे अंगीकार कर लिया, उसका समर्थन कर दिया
और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो बुर्जुआ राष्ट्रों को उन्होंने मान्यता दे दी, उसे स्वीकृति दे दी। तो भगत सिंह उसे स्वीकृति देने वाले नहीं थे। भगत सिंह समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर विभाजन के सख्त विरोधी थे। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। भगत सिंह के जो लेख हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, उनका लेख है जो कीर्ति में छपा था, आप उसको देखिए। और भगत सिंह का पूरा जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो पूरा दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ है। और सांप्रदायिक विभाजन की बात तो वे किसी भी हालत में सोच नहीं सकते थे, उसे स्वीकृति नहीं दे सकते थे। हम देखते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और साथ ही स्टालिनवादी वाम ने भी इस विभाजन को, इस धार्मिक सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकृति दी। भगत सिंह इस विभाजन के भगत सिंह जिस तरह की राजसत्ता भारतीय उपमहाद्वीप पर चाहते थे और जिस तरह का वे उपमहाद्वीप चाहते थे, वो न तो किसी भी तरह से दक्षिणपंथियों की, संघी दक्षिणपंथियों की अखंड भारत की परिकल्पना से मिलता है, उसका धुर विरोधी है, और न ही वो भारत और पाकिस्तान के रूप में दो सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर विभाजित बुर्जुआ राष्ट्र राज्यों की परिकल्पना से किसी तरह से मेल खाता है। भगत सिंह यहाँ एक समाजवादी सरबराह राज्य की स्थापना चाहते थे। एक ऐसे समाजवादी सरबराह राज्य की स्थापना चाहते थे जिसका आप देखेंगे, अगर आप वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का कार्यक्रम आपने देखा है, जिसके अंदर हम भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक आधार पर एकजुट करना चाहते हैं, दक्षिण एशिया को हम एकजुट करना चाहते हैं, उसके अंदर हम समाजवादी संघ बनाना चाहते हैं दक्षिण एशिया को एकजुट करके। तो वही सपना भगत सिंह का सपना था। और ये जो 1947 का विभाजन हुआ, सांप्रदायिक विभाजन हुआ, जैसा कि बहुत सारे आप देखेंगे कांग्रेसी और स्टालिनवादी ये कहना चाहते हैं, वे ये प्रचारित करते हैं कि 1947 कोई ऐसा उच्च बिंदु था जिसके लिए तमाम क्रांतिकारी लड़ रहे थे और उसमें भगत सिंह का भी नाम लेते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। 1947 में जो कुछ हुआ, 1947 में ये जो एबॉर्शन हुआ, ये जो गर्भपात हुआ उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का, ये भगत सिंह के सपने के ठीक उलट हुआ, उसके विपरीत हुआ। ये उसकी निरंतरता नहीं था, ये भगत सिंह के स्वप्न की, उनके राजनीतिक स्वप्न की निरंतरता या उसका परिणाम नहीं था, ये उसके ठीक विपरीत हुआ, ठीक उसके उलट हुआ। भगत सिंह सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर इस उपमहाद्वीप के विभाजन के पक्ष में कतई नहीं थे। वे समाजवादी राज्य चाहते थे, वे मजदूर किसानों की सरकार चाहते थे। यहाँ जो कुछ बना वे पूंजीपतियों की सरकार थी, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। और यहाँ जो इतना बड़ा सांप्रदायिक विभाजन हुआ, जिसके चलते इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए, बलात्कार हुए, आगजनी हुई, लूटपाट हुई, तो भगत सिंह का जो दृष्टिकोण था वो इस पूरी प्रक्रिया को काटता था। और भगत सिंह की पराजय होने से, भगत सिंह के उस स्वप्न की पराजय होने से, भगत सिंह के फांसी चढ़ने से, उनके साथियों के फांसी चढ़ने से, उन पर दमन से, ऐसी परिस्थिति देश भर में पैदा हुई थी जिसमें पूरा जो युवा वर्ग है वो भगत सिंह की तरफ जो है खिंच रहा था। और गांधी बिल्कुल किनारे लग गए थे, गांधीवाद बिल्कुल किनारे लग गया था। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी प्रवृत्तियां मजबूत हो रही थी और कांग्रेस से बाहर वे मजबूत हो रही थी। और इस सारी प्रक्रिया को डिरेल करने में, इस सारी प्रक्रिया को चोट पहुंचाने में, उसे तिरोहित करने में बहुत बड़ा हाथ स्टालिनवादी सीपीआई का था, क्योंकि 1942 में भगत सिंह को तो 1931 में ही फांसी हो गई थी। 1942 में भगत सिंह की मौत के लगभग 1 दशक बाद सीपीआई पूरी तरह से अपनी नियति को प्राप्त हुई और वो ब्रिटिश सरकार की गोद में जा बैठी। 1942 में सीपीआई के इस घात के बाद आंदोलन फिर से, आंदोलन की कमान, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की कमान फिर से गांधी के हाथ में आ गई और गांधीवादियों के नेतृत्व में फिर स्वतंत्रता आंदोलन का एक गर्भपात हुआ 1947 में। तो भगत सिंह ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के जरिए, हथियारबंद क्रांति के जरिए यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे और उसकी जगह वे मजदूरों किसानों की सरकार स्थापित करना चाहते थे। एक ऐसी सरकार को की स्थापना चाहते थे
जिसके केंद्र में मजदूर वर्ग हो, सरबराह हो, जिसका समर्थन किसान वर्ग से आए, मेहनतकशों से आए, और ऐसी सरकार को स्थापित करते हुए वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक समाजवादी संघ के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे और उसके जरिए वे विश्व समाजवादी क्रांति का सपना देख रहे थे। लेकिन इस सपने को चूर करने में, इस पर आघात करने में आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रिटिश सत्ता तो इसके लिए उद्यत थी ही, वो तो भगत सिंह से डरती थी। उसने भगत सिंह के खिलाफ एक दमनकारी अभियान चलाया। भगत सिंह के खिलाफ ही नहीं, पूरा जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके खिलाफ जो है दमनात्मक आंदोलन चलाया। और इसी दौर में चंद्रशेखर को गोली मारी गई, भगत सिंह के साथियों को फांसी दे दी गई और तमाम जो क्रांतिकारी थे उन्हें जिस किसी तरह से मिटा दिया गया। और इस पूरे दौर में ब्रिटिश सरकार के इस काले कारनामे में, इस दमनकारी मुहिम में जितनी भी बूर्जुआजी की पार्टियां थीं, भारतीय बूर्जुआजी की पार्टियां थीं, जिसमें आप जानते हैं कि हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सबसे आगे, तो ये तमाम पार्टियां जो हैं ये खुलेआम या छद्म तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार को लगातार सहयोग दे रही थी। भगत सिंह के दौर में ही नहीं, भगत सिंह के बाद भी जो पार्टियां बनी, पैदा हुई, काम करती रहीं, तो वे लगातार ब्रिटिश सरकार के साथ जो है वे कोलैबोरेशन में रहीं, उनके साथ सहयोग में रहीं। तो एकमात्र संगठन हम कहेंगे जो क्रांतिकारी संगठन है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति की घोषणा कर रहा था भगत सिंह के नेतृत्व में, वो HSRA था, जिसका कार्यक्रम भगत सिंह ने लिखा था और जिसका सुस्पष्ट कार्यक्रम या समाजवादी क्रांति का कार्यक्रम था, किसी भी तरह के बूर्जुआ राष्ट्रों की स्थापना का कार्यक्रम कतई नहीं था। तो ये भगत सिंह के विश्व दृष्टिकोण का विकास था, जो आर्य समाज से शुरू होकर कांग्रेस से होता हुआ कुछ समय के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के से भी प्रभावित हुए थे भगत सिंह, नेहरू के समाजवाद से प्रभावित हुए थे, मतलब नेहरू की समाजवादी लफाजी से वे प्रभावित हुए थे। लेकिन भगत सिंह ये रुके नहीं। आज बहुत सारे कांग्रेसी जो है इस बात का उदाहरण देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले कहते हैं कि वे सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हुए थे, कांग्रेसी कहते हैं कि वे गांधी और नेहरू से प्रभावित हुए थे। लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं कि भगत सिंह ये रुके नहीं। भगत सिंह का ये विश्व दृष्टिकोण का विकास था, जो उनका बड़ी तेजी से विकास होता गया और अंत में वे जिस उच्चतम शिखर पर, भगत सिंह के जीवन के अगर हम उच्चतम शिखर पर बात करें तो हम पाते हैं कि वहाँ लेनिन हैं, रोजा हैं, ग्रामसी हैं, ट्रॉट्स्की हैं। अंत में अपनी फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन और ट्रॉट्स्की की जीवनी पढ़ रहे थे। पहले भी जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे तो भगत सिंह के पोजीशन से, उनके पास से लेनिन और ट्रॉट्स्की की जीवनी मिली थी। भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में सारे नेताओं को पढ़ा, लेकिन विशेष रूप से मैंने उन लोगों को पढ़ा जो सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे और इनमें उन्होंने लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों का नाम मेंशन किया। तो भगत सिंह इनसे प्रभावित थे और सबसे बड़ी बात ये कि इनके प्रभाव में या इनसे स्वतंत्र भी भगत सिंह लेनिन और ट्रॉट्स्की की तरह सोच रहे थे। वे भारत में जनवादी क्रांति के फर्जीवाड़े में नहीं फंसे थे जिसका प्रोपगेशन CPI कर रही थी, बल्कि भगत सिंह यहाँ सर्वहारा समाजवादी क्रांति का सपना देख रहे थे। भगत सिंह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी राजनीति में लगातार जो संघर्ष किया, जिस राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाया, वो राजनीतिक संघर्ष उसकी धुरी मजदूर वर्ग को राजनीति के केंद्रक में लाने की थी। सर्वहारा को राजनीति के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के सेंटर में, उसके केंद्रक में लाने के लिए प्रोलेटेरिएट को भगत सिंह जो है सारा जीवन लड़ते रहे। भगत सिंह के संघर्ष को अगर हम देखते हैं, भगत सिंह के सैद्धांतिक संघर्ष को, उनके राजनीतिक संघर्ष को देखते हैं, तो भगत सिंह का ये पूरा राजनीतिक संघर्ष मार्क्सवाद की इन बुनियादों की, मार्क्सवाद की इस नींव की हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संरक्षण के लिए जो है संघर्ष है। ये एक ऐसा संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई है जिसके अंदर भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन दिया। भगत सिंह लगातार इसके लिए लड़ते रहे
आप सांप्रदायिकता पर उनके लेख देखिए, आप भाषा के प्रश्न पर उनके लेख देखिए, आप राजनीति पर, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन पर उनके लेख देखिए। आपको उसके अंदर जो मुख्य स्वर है, जो केंद्रीय स्वर है, वो मजदूर वर्ग का स्वर जो है वो नजर आएगा। भगत सिंह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सरबराह की आत्मा बोलती थी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भगत सिंह के जो विचार हैं वो मार्क्सवाद के अंदर बहुत परिपक्वता हासिल कर गए थे, और उसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। एक 23 साल के बच्चे से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन भगत सिंह अपने युग में अपने समकालीनों से वे बहुत आगे थे, और 23 साल की उम्र में विचारों की इस परिपक्वता पर कोई आश्चर्य ही कर सकता है। भगत सिंह बहुत ही स्पष्ट रूप से, इतने स्पष्ट रूप से कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वे एक परिपक्व मार्क्सवाद की तरफ मुड़ रहे थे। वे अराजकतावाद से पीछा छुड़ा रहे थे। भगत सिंह ने स्पष्ट लिखा कि क्रांति जो है वो बम और पिस्तौल का सिद्धांत नहीं है। क्रांति मजदूरों और किसानों का बैनर है। क्रांति सिद्धांत, क्रांति का मूलाधार जो है वो सैद्धांतिक है। उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ विचारों की सान पर तेज होती है। तो बहुत ही परिपक्वता के साथ वे क्रांति के मूलाधार को, क्रांति के अंतर्य को पकड़ रहे थे। वे क्रांति के चरित्र को पकड़ रहे थे। भारत में मैं कह सकता हूं कि क्रांति के चरित्र पर जितने स्पष्टता के साथ भगत सिंह उसे पकड़ रहे थे, हालांकि सूत्र रूप में वे चीज़ों को रख पाए, क्योंकि उनका जो इस छोटे से जीवन का भी जो बड़ा हिस्सा है वो अंडरग्राउंड बीता, भूमिगत रहते हुए बीता। लेकिन इस दौर में भी भगत सिंह का जो संघर्ष है, जो उनका सैद्धांतिक राजनीतिक संघर्ष है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम भारतीय उपमहाद्वीप पर मार्क्सवाद के विकास की बात करते हैं, मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण के विकास की बात करते हैं, तो हम भगत सिंह की विचारधारा को, उनके लेखों को, उनके भाषणों को उससे अलग नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें उसके केंद्रक में रखकर हमें देखना होगा। भगत सिंह निश्चित रूप से अराजकतावाद से मार्क्सवाद की तरफ मुड़े थे, लेकिन उनका यह मुड़ना इतना तेज था, उन्होंने इतना शार्प टर्न लिया था यह अराजकतावाद से मार्क्सवाद की तरफ, कि उसमें भगत सिंह के इस विकास को ढूंढने में हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हम तुरंत ही भगत सिंह को पढ़ते हुए बहुत जल्दी हम ये समझने लगते हैं कि किस तरह से अराजकतावाद को नकारते हुए, किस तरह से इस बात को नकारते हुए कि क्रांति बम और पिस्तौल का सिद्धांत नहीं है, किस तरह से इसको समझते हुए और किस तरह से नरोदवाद को पूरी तरह से तिलांजलि देते हुए वे परिपक्व मार्क्सवाद की तरफ मुड़े। और उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि हमारा जो काम है वो बम और पिस्तौल जमा करना नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों और गांवों के अंदर मजदूरों और किसानों का, मेहनतकशों का संगठन करना है। तो ये भगत सिंह के विश्व दृष्टिकोण का विकास है, जो पूरी तरह से आर्य समाज के मूलवादी राष्ट्रवादी सिद्धांत से शुरू होकर और बहुत ही तेजी से बदलता चला जाता है, वो गांधीवाद की तरफ, नेहरूवाद की तरफ, और उससे बहुत तेजी से अराजकतावाद की तरफ, और अराजकतावाद से मार्क्सवाद की तरफ। और मार्क्सवाद में भी एकदम से वो इतनी परिपक्वता हासिल करता है कि उनकी जेल डायरी को देखकर तो हमें अचंभा होता है कि 23 साल की उम्र में कोई नौजवान जो है वो अपने बूते पर इस तरह से सीख सकता है। हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आंदोलन मौजूद है, मान लीजिए आज वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी मौजूद है, उसका एक कार्यक्रम है, उसकी राजनीति है, तो नई आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से उससे सीख सकती हैं, उससे मार्क्सवाद पढ़ सकती है। लेकिन भगत सिंह के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस समय। जो कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थी, जो मार्क्सवादी पार्टी मौजूद थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी, वो मार्क्सवादी पार्टी स्टालिनवाद की पार्टी थी, पूरी तरह से बोगस पार्टी थी। एक ऐसी पार्टी थी जो मार्क्सवाद की तरफ, मार्क्सवाद की बुनियाद की तरफ, उसके क्रांतिकारी फलक की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी और उसे कुंद कर रही थी, वो नुकसान पहुंचा रही थी इनकलाब को। तो भगत सिंह इस उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में बिजली की तरह कौंधते हैं।
और यहाँ भगत सिंह इसलिए हम बार बार कहते हैं, और ये हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते कि भगत सिंह यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगत सिंह एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, एक पूरी धारा है, एक विचारधारा है, वो एक पार्टी है। वे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप पर वे विश्व सर्वहारा के प्रतिनिधि हैं, और विश्व सर्वहारा की कतारों में, विश्व क्रांति की कतारों में वे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रतिनिधि हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा भगत सिंह के जरिए बोलती है। तो भगत सिंह का ये जो जीवन है, 23 साल कुछ महीनों का जो जीवन है, और ऐसा जीवन जिसमें जैसा मैंने कहा कि उसका बड़ा हिस्सा तो भूमिगत ही रहा या जेल में रहा, तो इस छोटे से जीवन में भगत सिंह ने जिस तरह से क्रांति को सीखा, क्रांति की आत्मा को पकड़ा, क्रांति को आत्मसात किया, अगर हम ठीक से इसको रखें तो मैं कहूँगा कि उन्होंने क्रांति को आत्मसात किया, उन्होंने क्रांति की आत्मा को छुआ, और क्रांतिकारी सिद्धांत से जिस तरह का परिचय भगत सिंह का था, हमें नहीं लगता कि उस समय के जो धुरंधर वाम के नेता हैं, स्टालिनवादी नेता हैं, उनमें से कोई उसके आसपास भी था। वे सब जिस गुत्थी में उलझे हुए थे, जिस चक्रव्यूह में उलझे हुए थे, स्टालिनवाद के जिस भंवर में, कीचड़ में वे गोते लगा रहे थे, वे कह रहे थे कि भारत में सर्वहारा समाजवादी क्रांति नहीं कर सकता, सर्वहारा कमज़ोर है, यहाँ जनवादी क्रांति होगी, राष्ट्रीय जनवादी क्रांति होगी, और ये राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के सहयोग में होगी। वे राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को क्रांति का सहयोगी बता रहे थे, उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति में उसके सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे। तो भगत सिंह इन सब से अलग, इनसे ऊपर, वो क्रांति को उसी तरह से परिभाषित कर रहा था, क्रांति को उसी तरह से आत्मसात कर रहा था जिस तरह से लेनिन और ट्रॉट्स्की ने किया था। भगत सिंह बोल्शेविज्म का प्रवक्ता था, भगत सिंह लेनिनवाद और ट्रॉट्स्कीवाद का प्रवक्ता था। तो भगत सिंह का ये जो विचारधारात्मक विकास है, ये जो राजनीतिक विकास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए आज बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ भगत सिंह के जो अपनी बहुत ही इवेंटफुल उनकी लाइफ है, बहुत ही घटनाओं परिघटनाओं से परिपूर्ण उनका जीवन है, जिसमें आप सब जानते हैं कि सैंडर्स को गोली मारने से लेकर असेंबली में बम फेंकने तक, और पूरा जीवन, उनका छोटा सा जीवन कितने बड़े उसके साथ भरा हुआ है। मैं उसके बारे में ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी साथी उसके बारे में जानते ही हैं। और भगत सिंह के साथ जुड़ी हुई ये जो उनकी वीरतापूर्ण कहानियाँ हैं, भगत सिंह अंततः इन सब से आगे निकल गए थे, और भगत सिंह ने नरोदवाद के इस रास्ते को, बम और पिस्तौल के इस रास्ते को नकार दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सशस्त्र क्रांति से नाता तोड़ लिया था, बल्कि उन्होंने आतंकवाद की इस लीक से, जिसे उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पकड़ा था, उससे उन्होंने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था। ब्रिटिश सरकार ये जानती थी, और इस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो उन्हें उनकी फांसी को माफ़ी दे सकती थी, और गांधी और अंबेडकर जैसे नेता, जिन्होंने भगत सिंह के लिए प्लीड करने से मना कर दिया था दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, वे अगर चाहते तो इसे आधार बनाकर वे उनकी फांसी को माफ़ करा सकते थे कि वे अराजकतावाद से दूर हट चुके हैं, उन्होंने अराजकतावाद की आलोचना की है, वे मार्क्सवाद की तरफ मुड़ चुके हैं। लेकिन दरअसल ब्रिटिश सरकार के लिए जो मार्क्सवादी भगत सिंह था, ये अराजकतावादी भगत सिंह से 100 गुना ज़्यादा बड़ा खतरा था। तो एक ऐसे भगत सिंह को, जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का एक आइकॉन बन चुका हो, और जो मार्क्सवाद की तरफ एक इतना निर्णायक मोड़ ले चुका हो, ब्रिटिश सरकार किसी भी हालत में उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। और ब्रिटिश सरकार ही नहीं, भारत की जो बूर्जुआजी के नेता थे, गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे नेता थे, वे भी किसी तरह से भगत सिंह को जीवित रखने के पक्ष में नहीं थे। तो भगत सिंह की जो फांसी थी, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जिसका उन्होंने प्रतिवाद किया था। उन्होंने कहा था अदालत ने पूछा था उनसे कि आपको क्या चाहिए, आखिरी जो आपकी इच्छा है, तो उन्होंने कहा था कि हमें गोली से उड़ा दिया जाए, हमें फांसी ना दी जाए, गोली से उड़ा दिया जाए। और हम देखते हैं कि आखिर में इस मिली भगत से, जो राष्ट्रीय बुर्जुआजी की पार्टियों नेता हैं, उनके और ब्रिटिश सरकार के बीच मिली भगत से भगत सिंह को फांसी दे दी गई, और बताया गया था कि उनका जो शव है वो आधी मृत हालत में एक दिन पहले ही सैंडर्स के ससुराल वालों के सुपुर्द कर दिया गया था, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरह से उनके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया था।
और उन्हें एक जानबूझकर दर्दनाक मौत दी थी, सैंडर्स की मौत का बदला लिया था। और ये बात गांधी को पता थी, गांधी इस बात को जानते थे। चलिए, ये सब इतिहास का हिस्सा है, हम आज इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम मूल रूप से बात कर रहे हैं भगत सिंह और उनके विश्व दृष्टिकोण के विकास पर। तो भगत सिंह और उनके विश्व दृष्टिकोण के इस विकास से एक निष्कर्ष और हमें मिलता है। हम मार्क्स और लेनिन को पढ़ते हैं, और मार्क्स और लेनिन ही नहीं, हम जितने भी क्रांतिकारियों को पढ़ते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, उनका हम गीता पाठ शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भगत सिंह का गीता पाठ करेंगे तो आपको भी मिलेगा कि भगत सिंह तो आर्य समाजी हैं, भगत सिंह तो कांग्रेसी हैं, भगत सिंह तो नेहरू का भी महिमा मंडन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा में शब्द कह रहे हैं, वे सुभाष की प्रशंसा में भी कह रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो पढ़ना समझना है क्रांतिकारियों को या किसी भी लेखक, दार्शनिक को, कवि को, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इन्हें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके इस विकास क्रम को समझें, और उसमें जहाँ जहाँ मोड़ हैं, जहाँ जहाँ उसमें बदलाव हैं, टूट हैं, तो उनको हम विशेष रूप से समझें। और उनको जो समझने का सिलसिला है वो हम उनके जीवन के अंत से शुरू करें, जहाँ जाकर वे अपनी यात्रा को ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ वे सबसे ज़्यादा परिपक्वता हासिल कर रहे हैं। तो जब हम भगत सिंह को देखते हैं, हम क्यों कहते हैं कि भगत सिंह मार्क्सवादी थे? आर्य समाजी कहते हैं कि भगत सिंह आर्य समाजी थे, कांग्रेसी कहते हैं कि भगत सिंह कांग्रेसी थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि भगत सिंह मार्क्सवादी थे तो उसका मतलब है कि भगत सिंह इन सब से होते हुए, अपनी विचार यात्रा में, अपनी विकास यात्रा में, इन सब धाराओं से होते हुए वे अंत में मार्क्सवाद की तरफ मुड़े, इन्हें नकारते हुए। तो ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो मंच हैं, ये उनके नकारे हुए मंच थे, वे मंच थे जिनसे वे आगे बढ़ गए थे। तो ये लोग इन मंचों की बात करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, इन विचारधाराओं की बात। हम जिन विचारधाराओं की बात करते हैं वे उनकी जीवन का पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, जिसके ऊपर विकसित भगत सिंह को हम देखते हैं कि भगत सिंह जो समाजवादी क्रांति की बात कर रहा है, जो विश्व समाजवादी क्रांति की बात कर रहा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर एक समाजवादी संघ की बात कर रहा है, तो हम उस भगत सिंह की बात करते हैं। और उस भगत सिंह की बात करते हुए, परिपक्व भगत सिंह की बात करते हुए, हम आज की चर्चा का हम अंत कर रहे हैं। और भगत सिंह के उस अधूरे सपने को जिसे भगत सिंह ने छोड़ा है, मजदूर किसानों की सरकार की स्थापना, पूंजीवादी साम्राज्यवादी शासन का अंत, भारतीय उपमहाद्वीप पर समाजवादी संघ की स्थापना के जरिए, और उस समाजवादी संघ को एक किला बनाते हुए मजदूर किसान सरकार के जरिए पूरे दुनिया के अंदर इस क्रांति का एक्सपोर्ट, इस क्रांति का निर्यात, और एक विश्व समाजवादी संघ की स्थापना। तो ऐसा है हमारा उद्देश्य, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी का उद्देश्य, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य, और इसके तमाम समर्थकों को इस उद्देश्य को लेकर, जिसमें हम सभी शामिल हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ना है, और इस विश्व समाजवादी क्रांति के सपने को और दुनिया में मजदूर वर्ग की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुट सरकार के सपने को साकार करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस चर्चा में साथ रहने के लिए। संक्षिप्त से चर्चा थी जिसमें हमने भगत सिंह के विश्व दृष्टिकोण के विकास पर बातचीत की। तो धन्यवाद साथियों, लाल सलाम।